हाँ जो कर लिया काम। हाँ जी हाँ एक्सरसाइज 0 ई पार्ट जब यहाँ पे यही लिखना है ना एरिया पैटर्न तो सोचना ही नहीं आओ जो तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट और बी पार्ट का आंसर सेम आएगा अलग क्यों एरिया बैठेगी है ना स्लो फास्ट डजंट मैटर आगे आइसोथर्म्स दिए हुए हैं पीवी ग्राफ है रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड पूछी है T1 एंड T2 पे तो आरएमएस स्पीड का टेम्परेचर के साथ आपको रिलेशन पता है टेम्परेचर का आपको पता है कि पीवी पे डिपेंड करता है मतलब आप आरएमएस स्पीड के फॉर्मूला को पीवी में कन्वर्ट करते हो ना तो आपको दिख रहा है कि पॉइंट्स कौन से लेने चाहिए जो बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स है वन के लिए कौन सा लोगे T1 वाली कर्व के लिए यहाँ पे वॉल्यूम 1 है प्रेशर 2 है सिमिलरली जो T1 वाली कर्व है उसके लिए कौन सा लोगे वॉल्यूम 2 प्रेशर 1 आगे सेवेंथ क्वेश्चन प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाना है ठीक है डेंसिटी टू वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा तो कुछ करना ही है ये तो ऐसे ही दिया है सर इसमें ना कि समझ रहा है कि बीओ फिर में रोज और पॉइंट्स कैसे होंगे सर देखिए मैं ऐसे शो कर रहे हैं कि वो 5 पॉइंट्स है ना अलग अलग इस ग्राफ में क्या होगा कि ए और डी तो सेम पॉइंट्स ही होंगे ना क्योंकि उनका वॉल्यूम सेम इसलिए उनको इकट्ठे निकाल लो इसलिए तो कह रहे हैं कि पहले ए से बी पे और फिर सी हाँ ऐसे कह लो बी से अच्छा बी और सी करती है सी से डी हाँ एरो डायरेक्शन बता रहे हैं कि एक तरह से जो ग्राफ है ऊपर वाला ग्राफ आपका ऐसे कह रहा है ना कि ए से बी से सी से डी से ए है वही चीज वो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम ए से बी गए सी से डी गए फिर डी से ए का मतलब 2 ही एरो लग रहे थे क्लियर है आगे 9th conducting movable crystals ice water mixture देखो आइस वाटर मिक्सचर देने का क्या पर्पस हुआ 0 डिग्री और कंडक्टिंग इसमें देखो इसमें मेन बात समझने वाली यही है कि देखो आपने उसको पहले क्विकली कर दिया 1 से 2 और फिर हम कह रहे हैं कि वो स्लोली 2 से 1 ऊपर जा रहे हैं देखो स्टेप बाय स्टेप पहले तो क्विकली किया फिर end at position 2 until the gas is again at 0 degree ठीक है तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है वो किस टाइप का है एडियाबैटिक क्विकली किया तो मतलब जो B1 से B2 वाला कर्व है वो एडियाबैटिक होना चाहिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन नहीं कंप्रेशन होना चाहिए ठीक है चारों ग्राफ से मुझे देखकर बताओ कि कहां पे B1 से B2 एडियाबैटिक कंप्रेशन लग रहा है
और फिगर में चार्ट भी लिखा हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना हो। कौन कौन सी ऑप्शन पॉसिबल है? ए पॉसिबल है और डी पॉसिबल है, करेक्ट। अब हमने कहा है कि वहीं पे रखते हुए, उसी पोजीशन पे रखते हुए हमने उसका टेम्परेचर वापस 0 पे लेके आए, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए। ये बताओ कि जब आपने उसको V1 से V2 किया, जब आपने मतलब वॉल्यूम कम किया, तो टेम्परेचर को क्या हुआ? जो आपका बिल्कुल फर्स्ट प्रोसेस था V1 से V2, जब एडियाबैटिक कंप्रेशन की, तो टेम्परेचर को क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा। क्यों? दो तरीके से सोचते हैं हम। वॉल्यूम कम हुई, वर्क डन नेगेटिव है, और डेल्टा क्यू 0 है, डेल्टा यू पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर बड़ा हो। अदर वे ऑफ थिंकिंग इज कि पीवी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट वाले रिलेशन को वी और टी वाले रिलेशन में कन्वर्ट कर लो, उससे आपको दिख जाएगा कि अगर वी कम हो रहा है तो डी बढ़ना चाहिए। आई बात समझ? तो मतलब जब हमने उसको वहां पे रखा हुआ है तो उस टाइम पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब प्रेशर भी कम हो। तो वो हम देख सकते हैं कि ए और डी दोनों में हो रहा है, करेक्ट। अब बात हो रही है कि स्लोली रेज बैक टू पोजीशन 1, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कैसा प्रोसेस होगा? आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी तो स्लो मूव करेगा ना वो। तो क्या आंसर आ गया? डी। नहीं नहीं, इन्होंने तो ये किया है कि एक एडियाबैटिक लिया है और एक आइसोथर्मल लिया, ये तो सभी आया कंडक्टिंग नहीं। एक सेकंड, कंडक्टिंग है और गैस का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर सेम हो गया। अगर गैस का और बाहर का टेम्परेचर सेम हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ? और अगर आप धीरे धीरे मूव कर रहे हो, लैंग्वेज दोबारा पढ़ो, कुछ हिंट मिल रहा है? कंडक्टिंग सिलेंडर, मूवेबल पिस्टन, आइस वाटर मिक्सचर, क्विकली slowly raise back. हम ऑफ कोर्स ये ऑप्शन में ग्राफ देख के ये तो नहीं बता सकते कि उन्होंने उसको आइसोथर्मल माना है कि नहीं माना। वही बात। क्रिस्टल का फिर मास के बारे में कुछ अलग है। नहीं, ये तो पक्का है कि अगर स्लो है तो हीट एक्सचेंज हो सकती है, बट वो हीट एक्सचेंज तभी होगी अगर टेम्परेचर चेंज करना होगा। हीट एक्सचेंज तो तभी होगी ना अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा।
अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा फिर तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो यस गैस की वॉल्यूम कौन से पैरेलल करेगी। नहीं नहीं वो तो हो गई। क्या हम अगर हम ये मानते हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि स्लो का मतलब अगर हम आइसोथर्मल मानते हैं ये करो कि अगर हम स्लो का आइसोथर्मल मानते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर वो एडियाबैटिक भी हो जाता। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल पे हम कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट और टेम्परेचर उसका अगर जीरो ही रहा तो फिर तो सराउंडिंग से हीट ले नहीं सकता क्योंकि सराउंडिंग भी जीरो पे। हाँ बट उसके बाद भी तो कंडक्टिंग तो रहेगा ही ना। Slowly raise back. एक मिनट ऐसे सोचने लगा पोजीशन 2 पे वो आ गया लेट्स से ठीक है। पोजीशन 2 पे आने का मतलब अभी कंप्रेस हुआ हो। अगर हम ये कह रहे हैं कि उसको धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हैं टेम्परेचर के आसपास व्यू। अगर मैं ये मानता हूँ कि आइसोथर्मली लेके जा रहे हैं तो मतलब हम उसको जीरो पे ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर जीरो पे ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग भी जीरो पे है। मानते हो? which means कि एडियाबैटिक ही हो जाएगा ये क्योंकि हम उसको जीरो पे ही ले आए। और अगर हम उसको जीरो पे आइसोथर्मली मूव करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? कि isothermal would also mean मैं कह रहा हूँ कि isothermal would also mean adiabatic in this particular case. Delta अगर हम ये मानते हैं कि कंडीशन सही हुआ तो सिर्फ गैस का प्रॉब्लम तो कुछ होता ही क्योंकि इस टाइम का कोई ये नहीं है और सिर्फ गैस में प्रेशर की लगाई हुई है। बट यहाँ क्या करिए ना कि यहाँ तो कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं इन्वॉल्व है। हाँ इसलिए सीधा रोने का प्रयत्न। और B1 भी सेम प्रेशर दिखा जब B2 पे आ रहे हैं तो बादल तो वो पॉइंट एक आइसोथर्मल P की वैल्यू है B2 should be more than P नहीं B1 के भी इनिशियल टेम्परेचर 0 है
फिर हमें P1 पे क्या इनिशियल टेम्परेचर 0 है बच्चों? क्योंकि इस अगेन है अगेन लिखा है, मतलब गैस पहले भी 0 पे थी और बाद में भी 0 पे आई। हाँ, इसका क्या पी के पी2 पी2 ज्यादा P1 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 V1 इक्वल टू P2 V2 है, उससे क्या आया? डी ऑप्शन डी ऑप्शन पे सेम प्रेशर बात क्लियर हुई? गैस पहले भी 0 पे थे और बाद में भी 0 पे, मतलब वो V1 वॉल्यूम पे भी 0 पे है और V2 वॉल्यूम पे भी फाइनली जाके तो 0 पे है। तो क्या मतलब हुआ इसको? जो V2 पे फाइनल प्रेशर भी बना होगा वो V1 वाले प्रेशर से तो ज्यादा ही होना पड़ेगा। क्यों? तभी P कांस्टेंट रह पाएगा, तो which means कि डी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन से वो दोनों बार 0 पे नहीं हो सकता। नहीं, हमने तो कहा ही नहीं प्रेशर ए ऑप्शन तो हमने बात करी नहीं ना। एक्चुअली यहाँ पे हम क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, एक बात सुनते, प्रेशर कांस्टेंट क्यों नहीं कर सकते कि खुद से नहीं जा रहा। क्या लिखा है? स्लोली रेज बैक टू। अगर तो खुद से जा रहा हो फिर तो एफबीडी वाले कंसेप्ट से हम कह देते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट हो रखी है। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट कर, जब एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है फिर तो जो मर्जी प्रेशर हो सकता है ना। तो क्या आंसर आ गया? ए आ गया। तो वो कैच पॉइंट था, स्लोली रेज बैक। कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। एक को यहाँ से आ रही है बिना 0, एक इधर से आ रही है स्लोली रेज बैक। आगे बचाओ, जी पार्ट एफ बी है, एफ पार्ट सिक्स में आप ये गलती करो भाई, ई नीचे है, ऊपर है, इसलिए साइन की गलती हो रही है। जैसे आप कोई पीवी ग्राफ लो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज एकदम क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, अगर सिक्स और सेवंथ अगर अभी नहीं हुए इट इज फाइन, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे इसमें तो बिल्कुल इक्विवेलेंट भी नहीं चाहिए। हाँ, सबसे पहला जान को नहीं बनाओ ही बस, आपको तो प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है और चारों का बंधन निकालना। अगर तो क्वेश्चन में पूछा जाता ग्राफ बनाना है फिर तो हम बनाते हैं, हमारे लिए तो बात एक ही है ना, पहले हम ग्राफ क्यों बनाए। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 से 2 और 3 से 4 तो आइसोबैरिक ही है, तो 2 से 3 आइसोबैरिक है, 4 से 1 आइसोबैरिक। अब एक ध्यान जो रखना है, 2 से 3 में क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो 2 से 3 में वर्क डन पॉजिटिव होगा, 4 से 1 में वर्क डन नेगेटिव, नेट वर्क डन पॉजिटिव यार। क्लियर? आगे हाँ जी,
नाइन्थ तो P by V कांस्टेंट है, तो फिर वही PV रेज़ टू पावर -1 करके पॉलीट्रॉपिक बन गया, L-1 आ गया। डन। G पार्ट वर्क डन पूछा है अंडर द कंडीशन V प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू पावर 2/3। तो इसको फिर से वही करो और अपनी स्टैंडर्ड टीवी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इससे क्या बना V अपॉन T रेज़ टू पावर 2/3। फिर से T को इन टर्म्स ऑफ PV लिख दो, आ जाएगा आंसर। आ रहा है बच्चों? जी भी था। हाँ जी, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, क्या कह रहे हो? थर्ड पार्ट का आंसर नहीं करो, मैच नहीं कर रहा है, गिवन नहीं। और फोर्थ का अच्छा समझ गया। तो थर्ड का क्या आ रहा है बच्चों आंसर पर? बताओ भाई। 240 240 क्या जूल्स? बाकी लोग बताओ भाई। हाँ हम्म 11 में मतलब क्लॉक की टर्म से बता दो क्या बनता है। 100 R ln 4/3 ये आ रहा है सबका? ठीक है। ठीक है जी, आगे। हाँ कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई मिक्सचर हो। बिल्कुल नहीं, 8 कूलम प्रोसेस डन ऑन द गैस, आपके नेगेटिव। वेरी क्वेश्चन बच्चों। चलो थियरी आ जाएगा। वैसे आपको करना ये था कि A to B, B to C, C to A तीनों पार्ट्स का क्या है कि B to C के बारे में आपको कुछ इन्फो नहीं हुआ है ना कि वो कैसा प्रोसेस है, बट A to B और C to A को पता है आपको कैसा प्रोसेस है। क्या आप A to B का वर्कडन निकाल सकते हो? क्या आप C to A का वर्कडन निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है, तो टोटल वर्कडन जो हो गया वो इन दोनों को ऐड करके प्लस जो BC वाला वर्कडन है वो मानते हो?
टोटल यू डेल्टा यू क्या होगा, जीरो होगा। तो टोटल डेल्टा यू जीरो पता चल गया, और डेल्टा क्यू पता है आपको कितना, कितना माइनस। तो आपने तीनों वर्क डन मिला के, ठीक है, इक्वल टू -1200 हो गया। मतलब दो का पता है, तीसरे का निकला है। ये मेथड था। लेट ऑन आगे 13 हो गया। एच पार्ट बी नहीं करना अभी, 10th का बी छोड़ दो। मतलब वो एक्चुअली साउंड का फॉर्म पता चाहिए ना, कब आएगा ये कोई दिक्कत नहीं। ए बी Sir, what do you think? एक बार हुआ कि नहीं बच्चों? देखो आपको इसमें गामा दिया हुआ है ना, आपको इस मिक्सचर का गामा दिया हुआ है, उससे आपने बस दी के नंबर ऑफ मोल्स निकाले। ये बच्चों डन, बढ़े आगे। हाँ बता, जीरो हो गई, 0 1। ई के फोर्थ में ए पार्ट और बी पार्ट में, कौन सी? तो कैसे यूज कॉन्स्टेंट है, हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1 ई पार्ट 8th क्वेश्चन, 9th अभी छोड़ दो। 8th भी छोड़ दो, फिर भी याद हो जाएगा। और फिर इसमें भी momentum vector वेक्टर कुछ नहीं, मेंशन तो वेक्टर ही नहीं, रिवर्सिबल एक्सिस ये हम करते हैं, और रिवर्सिबल ही होता है सब, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है। जीरो यार, हाँ बट वो लिखा होना चाहिए, आंसर देते हैं। दो स्केलर में भी सही नहीं आता, क्योंकि टेम्परेचर ही सही रहा। क्या करो, जो ठीक है सर, जो डिफरेंट है सर, अच्छा आपने कुछ और काम कर लिया। आगे कैलकुलेशन से की होगी बात। पहले एडियाबैटिक, फिर कंप्रेस्ड आइसोबैरिकली टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इन स्टेट सी, फिर आइसोकोरिक। मतलब ग्राफ ही बनाना है। तो देखो, सबसे पहले तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो कुछ ऐसा मान लेते हैं।
आइसोबारिक कंप्रेशन, सेम प्रेशर पे आने के लिए, मतलब ये A है, ये B है, ये C है, और बस फिर ये ऐसे, ये ग्राफ बन जाए। इसका आंसर भी दिया हुआ क्या? ठीक है बच्चों, आगे। किस ग्राफ में कह रहे हो? पीवी में। एक मिनट देख लेते हैं। देखो कैसा बनेगा, पहले तो आइसोबारिक है, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ए पे कितना प्रेशर है? 3 × 10⁵, टेम्परेचर 100, तो ये नहीं, नीचे एक्सपेंशन है ऐसे। It is then cooled isobarically to 100 Kelvin. कुछ ऐसा बनेगा। ये दोनों पैरेलल नहीं हो, तो फिगर में ऐसा मत लग रहा होगा, मेरे फिगर में भी लग रहा है, बट वो पैरेलल नहीं। हाँ बच्चों, आगे जो ये वाली करो कर्व्स है, PV = nRT है ना, स्लोप अलग अलग आएगी, स्लोप माइनस T/V से कर देखोगे, हाँ बच्चों 23 कह रहे थे, 20th का सबसे पहले तो आप इनिशियल प्रेशर निकाल सकते हैं एफबीडी से। आपको कहा है कि 300 केल्विन पे वो इक्विलिब्रियम में है गैस, जो 1 मीटर हाइट पे है, तो आपके पास गैस का वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ठीक है जी। इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास बच्चों, और टेम्परेचर है, और हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल कंडीशन बनी वो ये बन गई ना, T0 + mg/A is equal to initial pressure of gas। अज्यूम कर लेते हैं कुछ मास दिया हुआ है, नेग्लिजिबल मास, तो फिर तो P0 ही हो गया उसका प्रेशर। How they find the height of piston when the equilibrium temperature is raised to 400 Kelvin at constant pressure। प्रेशर कांस्टेंट रखा,
टेम्परेचर बढ़ाया, अब उससे corresponding वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना? सीधा ही है कि आपका टेम्परेचर 4/3 टाइम्स हो रहा है तो वॉल्यूम भी 4/3 टाइम्स ही होता है, तो हाइट जो है वो 4/3 होगी। अब हमने कहा है कि नाउ द पिस्टन इज ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल हाइट विदाउट एनी लॉस ऑफ हीट। यहाँ पर भी कैच पॉइंट इज ब्रॉट बैक, सिग्नल इज इन्वॉल्वड, बट हमें ये कह दिया है कि विदाउट एनी लॉस ऑफ हीट, तो क्या मतलब वो प्रोसेस ऊपर है, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। तो अब आप क्या करोगे, ये निकालोगे, आगे डन। एफ पार्ट अच्छा, एच दिया था। theoretical solution. एच का आपको मुझे देखो प्रैक्टिकल, जैसे सेकंड का क्या आंसर आएगा, थर्ड फॉर सॉलिड विद स्मॉल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। समझो ध्यान से, स्मॉल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, सॉलिड जो है वो एक्सपैंड जो है वो नेग्लिजिबल कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि सॉलिड का वॉल्यूम नियरली कांस्टेंट ही है, कि चाहे आप जिस मर्जी प्रोसेस से उसको हीट करो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहे। तो इसका क्या मतलब है, अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहता है, वर्क डन ऑलमोस्ट जीरो है, व्हिच मींस और क्या न्यूज़ अबाउट सीपी सीडी, सीपी स्लाइटली बड़ा होगा। कैसे बनता है सीपी की टर्म, मतलब अगर हम कहेंगे हमने सॉलिड को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया लेट्स से, तो टर्म कैसे बनती है, फर्स्ट टर्म सीवी वाली होती है और सेकंड टर्म होती है इंटीग्रल पीडीवी, वो क्या होगी, वो नेग्लिजिबल होगी। तो क्या मतलब कि जो सीपी है वो स्लाइटली ग्रेटर होगा। दोबारा समझो, इमेजिन करो कि आप सॉलिड को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हो, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन गई, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो एन सीपी डेल्टा टी होती है, तो एलएचएस जो डेल्टा क्यू है वो एन सीपी डेल्टा टी बन गया इज इक्वल टू, लिख दो, मान लो मैं सॉलिड पे लगा रहा हूँ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एंड मैं मान लेता हूँ कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू क्या बन गया, एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, पी डेल्टा वी। अब ये टर्म तो नेग्लिजिबल है, तो इससे क्या आगे, मतलब सबसे डिवाइड कर दो, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस सम नेग्लिजिबल क्वांटिटी। फोर्थ क्वेश्चन, जब हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, वो क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक मैं बच्चों एक बार ना दोबारा डिस्कस करूंगा सारा कुछ, ठीक है, डोंट वरी। क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाइब्रेशन आ जाती है, तो कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन के बाद, बट हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ रही होगी इसमें। अब क्या आंसर आएगा, सीपी माइनस सीपी तो आ रही होता है ना, उसको इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो ऐसे ही लिखा था। सीपी और सीवी जो है, सीपी माइनस सीवी इज ऑलवेज इक्वल टू आर,
उसमें तो हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई ना कुछ, तो इसका क्या मतलब है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? सीपी और सीबी को सेम अमाउंट से बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि कम भी हो सकता है। ये बताओ सी और डी में से मुझे जो एफ से कंपेयर कर दो कि एफ बढ़ रहा है तो मतलब बढ़ रहा है। आप लिख सकते हो ना बच्चों सीपी और सीवी को इन टर्म्स ऑफ एफ। आगे चलो ठीक है। एक मिनट पहले आज थोड़ी करता, फ्राइडे फ्राइडे है ना बच्चों? धीरे से बता रहे थे मुझे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछा, पता ही नहीं था तो मैं बर्गर कौन सा मतलब यहाँ तक सारा रिवाइज कर लिया, क्लियर है? तो वैसे जो है टॉपिक है वो आप चाहे तो केवल डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस बच्चों। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? कोई भी ऐसा प्रोसेस जो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाए, ठीक है ना? तो जब भी आपने कुछ ऐसे प्रोसेसेस किए कि गैस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ गई, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, शेप डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि बस जहां से स्टार्ट किया था वहां वापस पहुंचे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बच्चों कि साइक्लिक प्रोसेसेस में क्या एक्स्ट्रा इन्फो है हमारे पास। जो फर्स्ट इन्फो है, सबसे कन्वीनियंट इन्फो है, वो ये है कि अगर हम उसी स्टेट पे वापस आ गए तो व्हाट कैन बी से अबाउट डेल्टा यू। तो हम वही बात यूज कर रहे हैं जो हम पिछली क्लास में भी बात कर रहे थे कि भाई डेल्टा यू तो बात इंडिपेंडेंट है और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो डिपेंडेंट। अगर हम इसको वर्क वाले चैप्टर के हिसाब से बोले तो ऐसा क्या है कुछ की सॉर्ट ऑफ कि जो प्रेशर फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव, वर्क एनर्जी में बात करें ना कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वैसे भी हो सकते वर्क एनर्जी। हाँ जी, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती थी? चलो बताओ। इंडिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंट? जैसे एक पॉइंट से जैसे मर्जी जाए वो सेम है। क्या से वर्क डन। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता था जहाँ पे वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव का पाथ पे डिपेंड। तो यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स होगी वो कैसे होगी? नॉन कंजर्वेटिव। क्यों? उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। एंड डेल्टा यू जो है बच्चों वो तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका प्रेशर मतलब डेल्टा यू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप किस पाथ को फॉलो किए। तो जब साइक्लिक ही हो गया तो डेल्टा यू क्या हो गया? जीरो ही हो गया। ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन तो ये लिखते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू है। ये बच्चों आपने कई क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज भी किया होगा।
मतलब जैसे हमने कहा था कि अगर पीवी ग्राफ है तो जो एरिया होता है दैट इज वर्क डन। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, एरिया क्लोज बाय ग्राफ। ठीक है, अब बात बची ये देखना कि वो पॉजिटिव होगा वर्क डन या नेगेटिव होगा, है ना। उसको हम एक सिंपल एग्जांपल से सोच लेते हैं बच्चों। जैसे एक पहले वाली ग्राफ है, इस ग्राफ पे बच्चों जो वर्क डन हो रहा है अगर उसको ब्रेक करना है, 1 से 2 वर्क डन दिखना है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। तो 1 से 2 और 3 से 4 का तो कोई रोल ही नहीं है। तो एक बार हम देखते हैं 2 से 3, बाकी सब भूल जाओ। मान लो आपको मैं सिर्फ पूछना 2 से 3 का वर्क डन, तो आप 2 से 3 के नीचे वाला पूरा एरिया ले, वो पॉजिटिव ले लिया नेगेटिव 2, और 4 से 1 वाला नेगेटिव वाला कौन सा बड़ा है, नेट वर्क डन पॉजिटिव आ गया। मतलब तो हमें सिंपल बात बस ये याद रखनी है कि भाई अगर तो साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन। ठीक है, ये भी आपने कई जगह पर निकाला ही होगा, बट ये भी इससे एकदम पता चल जाएगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा। ओनली देखना पड़ेगा। लिख लिया बच्चों, ओके। तो फिर बच्चों व्हाट कैन वी से अबाउट डेल्टा क्यू इन द केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। तो मतलब अगर क्या होता है कि साइक्लिक है और अगर आपको पूरे साइकिल के लिए कुछ कंप्लीट वैल्यू पूछी है तो वो तो बहुत ही आसान है। डेल्टा यू तो 0 ही हो गया, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, एरिया एनक्लोज, और डेल्टा क्यू क्या है, वो डेल्टा डब्ल्यू है। तो दिस बिकम्स वेरी इजी। तो ये नहीं आएगा, ठीक है, वो आएगा रिवर्स है। नहीं दिस इज क्वेरी जो आएगा वो आगे है, ठीक है। बड़े आगे। तो अब जो मेन काम की चीज है दैट इज एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। कुछ इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। हम मान लो कोई भी एक केस लेते हैं, जैसे 1 मिनट के लिए हम इस टाइप का एक प्रोसेस मान लें, एक पीवी ग्राफ यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। ये 1 2 3 4 जा रहे हैं। एक बार आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले जो डायरेक्शंस ऑफ एरोज बनी है। चलो एक बार ग्राफ बना लो, रेक्टेंगल बना लो। एक बार सब लोग खुद से वेरीफाई करो जो मैंने डेल्टा क्यू के एरोज दिखाए हैं, क्या इस ग्राफ के बेसिस पर हम सीधा ये एरोज प्रेडिक्ट कर सकते थे। मैंने देखो ऐसे दिखाया हुआ है कि 1 से 2
मैंने लिखा है कि 1 से 2 में हम गैस को हीट दे रहे हैं, मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा। क्या ये जरूरी है? 1 से 2 वर्क डन क्या है? 0। डेल्टा यू तो मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव ही होगा पक्का। ठीक है, तो इसलिए मैंने एरो जो है वो इनवर्ट दिखाया कि मतलब 1 से 2 में तो पक्का ही हम गैस को हीट दे रहे हैं। दोबारा देखो बच्चों, 1 से 2 डेल्टा डब्ल्यू क्या है? 0 आइसोकोलिक की। डेल्टा यू क्या है? पॉजिटिव। क्यों? भाई v कांस्टेंट है, p बढ़ रहा है तो मतलब t बढ़ रहा है, तो मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाऊं तो इसका मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। तो डेफिनेटली हम 1 से 2 में गैस को हीट दे रहे हैं, जिसको मैंने फॉर एग्जांपल 20 लिख दिया। ठीक है, बाय सेम लॉजिक 3 से 4 में डेल्टा क्यू नेगेटिव आए, तो 3 से 4 में गैस से हीट निकल रही होगी, जिसको मैंने एग्जांपल के लिए 5 लिया। अच्छा, ऐसे ही मुझे 2 से 3 का सोच के बताओ। 2 से 3 में डेल्टा डब्ल्यू क्या है? डेल्टा यू क्या है? वो भी पॉजिटिव है ना? क्यों? प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेंपरेचर बढ़ेगा, तो मतलब डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब डेफिनेटली डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव ही होगा। तो जिसको मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया एज 10। तो मतलब ये पक्का हो गया कि 1 से 2 में हम हीट दे रहे हैं, 2 से 3 में भी हीट दे रहे हैं, 3 से 4 में हीट देख लिए, 4 से 1 में क्या होगा बच्चों? सेम लॉजिक, डेल्टा डब्ल्यू भी नेगेटिव आएगा, डेल्टा यू भी नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा क्यू नेगेटिव आ गया, तो जिसको हमने मान लिया कि 7। क्या ये समझ आया? तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, एक बार नोट करो।
अब जो ये क्लियर हो गया सर? कि किस स्टेप पे क्या हो रहा है। अब बच्चों आप एक बात समझो, एफिशिएंसी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? आउटपुट ओवर इनपुट। What is the output that we are getting from this cycle? अगर हम सोचें, आउटपुट होता है in terms of work done by gas.
ठीक है। बेसिकली अरेंजमेंट कैसा है कि जहाँ पे कहीं पे गैस पड़ी होगी, हम उस गैस को हीट एनर्जी दे रहे हैं और उस कारण से वो गैस वर्क कर रही है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे आप इसका? जहाँ पे हम हीट एनर्जी दे रहे हो और उससे हमें वर्क मिल रहा हो। इंजन, कार का इंजन, वहां पे क्या होता है, पेट्रोल को बर्न करके हीट एनर्जी आती है। वो हीट एनर्जी से क्या होता है, वो जो पिस्टन होता है, जो एक बार आपने देखा होगा, वो जो कैस्ट्रॉल वगैरह के आर्ट में दिखाते हैं, जो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, उसको ऊपर नीचे कौन कर रहा है? जो उसके अंदर एक तरह से एयर होती है, वो एयर कंप्रेस या एक्सपैंड हो रही है, जिस कारण से पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि हमने हीट एनर्जी दी है और वो हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुई। आइए बात समझ। तो व्हाट इज द आउटपुट फॉर अस? वर्क डन। जो कि क्या है, एरिया। व्हाट इज द इनपुट फॉर अस? कौन से वाला डेल्टा क्यू? रेड वाला या नेट वाला? रेड वाला। ये हमें वापस नहीं मिल रहा, इसका क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है, सराउंडिंग्स में चला गया, है ना। जैसे कार के केस में अगर हम सोचे तो कार गर्म हो जाती है, कुछ ना कुछ स्मोक निकलती है, कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है, वो सब क्या है? वो है मतलब जो वेस्ट में एनर्जी कन्वर्ट होती है। आ तो सारी पेट्रोल के बंद करने से ही। आई बात समझ? तो आउटपुट क्या हुआ? वर्क डन। और इनपुट क्या है? इनपुट स्ट्रिक्टली वही वाला डेल्टा क्यू है जो इनपुट है, जो हम अंदर डाल रहे हैं उसमें। तो ऐसे सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी? वर्क डन अपॉन जो इनपुट वाली थी। ठीक है, जिसको हम सीधा ऐसे कह दें कि डिनोमिनेटर में हम डेल्टा क्यू पॉजिटिव वाले लेने हैं, और न्यूमरेटर में तो नेट, चाहे डेल्टा क्यू बोलो चाहे डेल्टा डब्ल्यू बोलो, वो सेम ही बात है ना। क्यों? साइक्लिक में तो सेम ही होता है। देखिए, तो जो हमारे को जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी रूल। उसमें क्या होगा? न्यूमरेटर में तो वर्क डन डल जाएगा या फिर एरिया डल जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या डलना है? सिर्फ समेशन डेल्टा क्यू पॉजिटिव। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चारों प्रोसेसेस में से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस किस प्रोसेस में डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, और फिर सिर्फ उसको लिखना है डिनोमिनेटर। क्या बात समझ आ रही है? अब आइडेंटिफाई करने का एक तरीका तो ये है कि ऑब्वियसली चारों के लिए निकाल लो डेल्टा क्यू और फिर देख लो कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, बट वो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हम उसकी कुछ अगर एक शॉर्ट ट्रिक बनाए बच्चों, वो ये है कि कोई भी पीवी ग्राफ अगर इस टाइप का हो, ठीक है, मतलब वो एक तरह से आप कह लो कि अगर पीवी ग्राफ 0 से 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ राइट को जा रहा है,
ठीक है, या ऐसे कह लो कि पीवी ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है, तो उस केस में डेल्टा क्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो बेस्ड अपॉन दिस इन्फो एकदम पता चल जाएगा ना कि कौन से वाले पोर्शन का डेल्टा क्यू पॉजिटिव, फिर हम उसी पोर्शन को ही कंसीडर करें। आया समझ? तो जो ऊपर जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें जो हमने वैल्यूज लिखी थी उसके हिसाब से मुझे बताना एफिशिएंसी क्या है। नहीं लिखी तो देख लो, इस देख के बताओ उसमें। क्या आ रही है बच्चों? 3/5 है ना। जो नेट वर्क डन है या फिर नेट डेल्टा क्यू है वो 18 है, और जो डेल्टा क्यू पॉजिटिव है वो 30, तो 18/30 3/5 60%। क्या लग रहा है, कम है ज्यादा? 60% देखते हैं। मतलब हीट इंजन जनरली जो मतलब कार का इलेक्ट्रो ले लो 15% होती है। ये लिख लिया, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों अगर हम इसका उल्टा ले लें तो हमें पता है कि यहाँ पे डेल्टा क्यू नेगेटिव है। प्रोजेक्ट कर्व्स का बहुत फायदा होता है, टाइम बच जाता है हमारा, नहीं तो फिर एक एक करके निकालना पड़ेगा। बच्चों इसको ना स्लोप में मत लिखना, वो समझाने के लिए था, मतलब डोंट राइट स्लोप, आपने ऐसे ही याद रखना है बस कि अगर तो ग्राफ इधर को जा रहा है तो पॉजिटिव है, और अगर इस तरफ को जा रहे हैं तो नेगेटिव। वो इसलिए नहीं लिखना क्योंकि यहाँ कोई चक्कर नहीं पड़ता, यहाँ पे आपको देख के लगेगा स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का एक और केस भी बन सकता है। कैसे? अगर ऐसे बना देते आप देखोगे कि आपने जितने क्वेश्चंस किए ना किसी में भी ग्राफ ऐसे नहीं, सब में ग्राफ जितने भी कंपोनेंट्स हैं या तो इधर को होते हैं वैसे स्क्रीन में बदल जाएगा। हाँ आप पता नहीं सकता, जब आप ग्राफ इधर को बनाते हो तो ऐसा बन गया ना, प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, तो दोनों केसेस पॉसिबल है कि डेल्टा भी पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। यहाँ श्योर शॉट क्लियर ऑल? आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी समझ आ गया? ठीक है, और आपको ये समझ आ रहा है कि क्यों एग्जामिनर आपसे एफिशिएंसी पूछेगा, तो सब कुछ चेक हो गया। एक तो ये चेक हो गया कि ऑटोमेटिकली आपको पता है कि डेल्टा यू 0, दूसरा ये चेक हो गया कि आपको ये पता है कि वर्क डन एरिया है ना, तीसरा ये कि आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसमें डेल्टा क्यू पॉजिटिव वाला है। क्लियर ऑल? ओके, नेक्स्ट बच्चों केस होता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जैसे अगर गैस ऐसे वैक्यूम में एक्सपैंड कर रही है
चल लिख लिया ये? तो क्या ये समझ आता है कि यहाँ वर्क डन 0 है, कुछ है ही नहीं, गैस किसको धक्का मार रही है, उसमें कोई वर्क नहीं लग रहा गैस का, तो डेल्टा W 0 है। अगर इंसुलेटेड ही है तो क्या होगा, डेल्टा Q भी 0 होगा, और अगर डेल्टा Q और डेल्टा W 0 है तो फिर डेल्टा U 0 है। तो इस केस में मुझे बताओ व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर ऑफ द गैस, अगर ऐसा हम करते हैं हम वॉल्यूम का तो गैस प्रेशर। हो गया क्लियर बच्चा? ओके, क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। वो कौन से क्वेश्चंस थे जो एक एक्सरसाइज 1 में थे ना, 2-3 जो मैंने बोला था आज हो जाएंगे, वो वैक्यूम वाला ही एक्सपेंशन, ये वाले, ये देखो 8-9 बच्चों, ये आंसर करो। एट का क्या आ जाएगा, सी, और 9 का ए। वर्क डन इसलिए 0 है क्योंकि देखो वर्क डन का मतलब क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर करना, तो वहां पे दूसरी साइड पे कुछ है ही नहीं जिसको आप एनर्जी ट्रांसफर कर पाओ। और डेल्टा Q 0 से कम किया ना कि डेल्टा U से ये ऐसा एक ही केस हो सकता है ना जिसमें मतलब वॉल्यूम तो बढ़ रही है। हाँ, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। एक बच्चों आपने आंसर किसका ठीक किया था, वो 0 में था 1 में था, वो जिसके 4 पार्ट थे? अच्छा ठीक है, जैसे बच्चों ये करना फर्स्ट क्वेश्चन।
0 है हाँ। तो जो आप देख रहे हो, जो मैं आपको कह रहा था, बेसिकली सारे पार्ट्स लिंक्ड है ना, सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है कि सब में वही चीजें यूज हो रही हैं, वर्क डन और इसको। हो गया बच्चों? किन किन स्टेप्स में डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा? ए बी और बी सी, राइट? भाई पेपर पे पेपर हमारा रजिस्टर बिना कुछ हो हैं? हाँ बच्चों, हो गया क्वेश्चन? सबको आइडिया लग गया क्या करना है? क्या काम करोगे कल तक? वो तो पहले था। चलो h तक खत्म कर लो बच्चों, जो भी है 0 1 में। और नहीं बज रहा कुछ, मतलब ये हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर से पहले तक जो कुछ भी है, कितना क्या है, कुछ दिया भी है? एक्सरसाइज 0 में तो कुछ दिया ही नहीं मैंने, हाँ 0 का तो कुछ भी नहीं है। 1 में क्या है, F आया एक तो, F में 11 कहते बहुत ज्यादा है, 29 40 हो गए। H कर लिया? चलो ये कर लो, ठीक है, बहुत है। ये सॉलिड्स की, हाँ थर्मो की नहीं है, सॉलिड्स की है। तो ये तो करना ही है, ये जरूरी है। एक बच्चों जो क्वेश्चन था ना, जो प्रूव करना था कि भाई पीवी रेस टू आर गामा कांस्टेंट, उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो जो मैंने आपको बताया ही था कि इसको फर्दर सॉल्व करके, दूसरा जो सिंपल तरीका था वो ये था कि जो हमने पहले डेल्टा क्यू निकाला था हमने आइसोट्रोपिक के लिए, ये वाला फॉर्मूला, इसके अंदर डेल्टा क्यू 0 कर दो,
तो एम गामा आ जाता है। समझ गए? PV गामा कांस्टेंट से एडियाबैटिक प्रोसेस प्रूव। हाँ, नहीं तो वो भी कर लो, पीवी गामा लेके फिर एडियाबैटिक प्रूफ कर दो। तो बच्चा ये बात हो रही थी कि वो कांस्टेंट आता क्या है जिसको हम कांस्टेंट कह रहे हैं, निकाल लेते हैं यहाँ पे। एन आर आ रहा है, चलो करना फिर, नहीं तो कल बता देना मुझे। हाँ वो तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ना कुछ तो बना ही होगा ना जिसको हमने कांस्टेंट बोला। अच्छा ये डी क्यू मैंने गलत लिखा हुआ है ना, ये f/2। ये बनता है मैंने एनआर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर दिया। सब्स्टिट्यूट क्यों करना? ये अगर f/2 से हम डिवाइड कर दें तो एक गामा बन गया ना, अगर पूरे को f/2 से डिवाइड कर दें तो ये बन गया गामा p dv। तो वो तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ से सिर्फ ये आएगा p1 v1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 रेज़ टू पावर गामा। उसके बाद से v2 by v1 को मल्टीप्लाई करते हैं, v2 by v1 से मल्टीप्लाई। क्या कह रहे हो, क्या क्या इसको? ये तो वो तो एनआर तो आइडियली कट ही जाता ना।
और ये तो ऑलरेडी अगर मैं एनआरटी को और उसका तो ये होगा कि आप कह रहे हो कि कोई भी गैस में लीक हो जाती है पीली जैसे वाला हमेशा बन नहीं रही इसकी इम्पोर्टेंस तो सिंपली बस